सही है। रेडिएशन एंड मैटर, एक्चुअली जो भी चीज़ है हमारे मतलब नेचर के अंदर, इसके दो नेचर बताए गए हैं। पहला तो है रेडिएशन और दूसरा है मैटर। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक को माना जाता है मैटर, मैटर जो कि चीज़ तुम्हें दिख रही है सारी की सारी, और दूसरा माना जाता है एनर्जी। अब एनर्जी हमारी रेडिएशन की फॉर्म में भी है, या फिर उसे रेडिएशन मान लो या फिर एनर्जी मान लो, एक ही बात है, क्योंकि हम यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं, ये लाइट का ही एक हिस्सा है, तो इसीलिए इसको रेडिएशन बोला गया है। सन से आने वाली लाइट जो हमारे तक पहुँचती है, ये जो प्रकाश पहुँच रहा है, ये रेडिएशन की फॉर्म में पहुँच रहा है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, रेडिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो बात करेंगे किसकी, ड्यूल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ड्यूल नेचर का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, या इसे ड्यूल नेचर क्यों बोला गया, पहले एक बार वो जान लेते हैं। तो अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि लाइट जो है एक रे की फॉर्म में है, जो सन से जब आती है तो एक स्ट्रेट लाइन में अर्थ तक पहुंचती है। ये जहाँ पे भी ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में पहुंचेगी। रे ऑप्टिक्स का यूज़ करके हमने रिफ्लेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन एक जगह मार खा गए, और वो है क्या, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा। इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जब दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है तो वहाँ फ्रिंजेस वाला पैटर्न बन जाता है, उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। सेम यही लाइट जब किसी ज्योमेट्रिकल ऑब्स्टेकल से पास होती है तो उसके ज्योमेट्रिकल शैडो में अंदर की तरफ बैंड हो जाती है, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दो फिनोमेना रे ऑप्टिक्स से प्रूव नहीं हुए कि फ्रिंजेस जैसा पैटर्न क्यों बन रहा है। उसके लिए हमने क्या एक्सप्लेन किया, वेव नेचर ऑफ लाइट। और जब हमने वेव नेचर पढ़ा, वेव थ्योरी पढ़ी लाइट की, तो उसने दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आपका रे ऑप्टिक्स से जो हमने एक्सप्लेन किया था क्या क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको भी एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ उसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, सेंचुरी बीती, तो हम एटम का जो किस तरह का स्ट्रक्चर है उसके बारे में अलग अलग थ्योरी आई, जो आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ी भी होंगी। सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल आया, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद बोर का अपना आया, ठीक है, सॉरी रदरफोर्ड, ठीक है, फिर बोर ने अपना अलग अलग दिया। तो ऐसे आते आते लगभग 90s तक हमारे पास जो अब हम एटम का एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो आ चुका था, क्योंकि शायद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। तो अर्ली 90s में हमारा ये सब क्लियर हो गया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसा है जो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कोई भी मेटल है, कोई भी सरफेस है, उसमें सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब 3 फंडामेंटल पार्टिकल तो हैं ही हैं हमारे, कौन कौन से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में रहते हैं। तो एक नया प्रिंसिपल देखने के लिए मिला कि जब किसी मेटल के सरफेस पर किसी अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट तो जानते हो, देखो हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो वायलेट से लेके रेड तक है, उससे नीचे जो आता है वायलेट से भी नीचे, वो क्या आता है तुम्हारा, अल्ट्रावायलेट। ऐसी रेड से भी ऊपर की बात करें तो इंफ्रारेड आ जाएगा, समझ में आया। तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट के रेडिएशन में अगर हम किसी को रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ सर्टेन मेटल जो हैं उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, सही है। इस इफेक्ट को बोला गया मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। इस इफेक्ट को जो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो देखो ये नाम बाद में पड़ा एक्चुअली कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि बाद में आइंस्टीन ने इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए एक अलग थ्योरी थी जिसमें उसने बोला कि लाइट पार्टिकल है और इसे हम फोटोन बोलेंगे। तो इस फोटोन से उठाया गया फोटो, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को रेफर करता है। तो जब हम किसी लाइट को किसी पर्टिकुलर मेटल के सरफेस पर डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उससे वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सही है। वैसे इसको हम एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस पर एमिट कर रहा है, मतलब उस सरफेस से एमिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो हमने एक नया फिनोमेना लाइट का देखा कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। उन्होंने एक जिंक की प्लेट ली जो नेगेटिवली चार्ज थी, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में रखा गया। तो उन्होंने ये देखा धीरे धीरे उसका नेगेटिव चार्ज जा रहा है। और ज़्यादा लाइट में रखें तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज उसके पास चार्ज 0 हो गया, और उसके बाद फिर पॉजिटिव चार्ज आने लगा। इससे क्या समझ में आता है, किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, ज़्यादा हो। अब हमने जब
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में उसको रखा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज था वो कैसा होने लगा, कम होने लगा। जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सारे बाहर चले गए तो उसका नेट चार्ज कैसा हो गया, 0। और फिर हमने उसको और ज़्यादा रखा तो उसने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट करा, तो उस पर नेट चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो हमने ये देखा कि जब किसी लाइट के मतलब उसमें संपर्क में उसको मेटल को रख रहे हैं, और ऐसा नहीं हर एक मेटल, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के मेटल जल्दी से एमिट करते हैं किसको नहीं। तो ये जो इफेक्ट हमने देखा ये ना तो रे ऑप्टिक्स से और ना ही वेव ऑप्टिक्स से प्रूव हुआ। इसके लिए एक थ्योरी दी गई। क्या थ्योरी दी गई कि आने वाली लाइट है जो कि एक वेव है और वेव के पास एनर्जी होती है, और जब हम इसको एक सरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, देखो ये मान के चला ये सरफेस है और इधर से ये लाइट रे हमारी आई, वेव आई, और इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल, क्योंकि मेटल के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये वेव आ रही है तो वेव अपने साथ क्या कैरी कर रही है, एक एनर्जी कैरी कर रही है, और वो एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए कि जो उसकी नेट एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए। किसी भी फॉर्मेशन में अगर हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाता है। मेटल में से ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, बहुत ज़्यादा। तो एक थ्योरी दी गई कि ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जो मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं। यहाँ तक सब ठीक था कि ठीक है वेव के पास एनर्जी है और उसको गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। समस्या सारी तब शुरू हुई जब ये देखा गया कि एक वेव है और वेव कितनी एनर्जी लेके चलेगी, कितनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, ये बात डिपेंड करेगी उसकी इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या होता है, के स्क्वायर। यानी जितना हाई एम्पलीट्यूड होगा किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। तो अब जैसे ये लाइट है, ये आ रही है आपको येलो फॉर्मेट में दिख रही है, एक ये भी है, और अगर इसी येलो लाइट को हम बहुत ज़्यादा इंटेंस भी कर सकते हैं ज़्यादा बल्ब लगा के, तो दोनों जो कलर है वो सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने एक नीला बल्ब जलाया, उससे एक लाइट प्रोड्यूस हुई, फिर मैंने 1000 नीले बल्ब जला दिए, उससे भी एक लाइट प्रोड्यूस हुई है, तो वो सारी सेम वेवलेंथ की ना, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम, सबकी वेवलेंथ सेम है। क्यों, क्योंकि नीले रंग की तो एक ही वेवलेंथ है। क्या चीज़ बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। पहले कम लाइट आ रही थी, अब ज़्यादा लाइट आ रही है। तो हमने एक सर्टेन मेटल लिया और हमने ये देखा कि नीले रंग की लाइट हमने उस पर इंसिडेंट करी। इंसिडेंट करने के बाद हमने ये देखा कि नीले रंग की लाइट उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाती। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर उसके पास जो लाइट हम बीम भेज रहे हैं उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इंटेंसिटी बढ़ा लो। भाई वेव के पास एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी वो एमिट नहीं कर पाया। मतलब अगर नीले रंग की लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है तो फिर तुम कितनी भी इंटेंसिटी की नीली लाइट भेज लो वो एमिट करेगा ही नहीं। यहां पे आके वेव थ्योरी फेल कर गई, क्योंकि वेव के केस में एनर्जी का सिर्फ एक ही मतलब है, इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंस बीम उतनी ज़्यादा एनर्जी। लेकिन ये यहाँ पर नहीं फॉलो कर रहा था इस चीज़ को। अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पा रही है तो फिर कितनी भी इंटेंसिटी की वेव उसमें भेज लो उस कलर की, वो कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर आकर सारा विवाद जो है खड़ा हो गया। यही चीज़ को हम इस ड्यूल नेचर में पढ़ते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया और फिर बताया कि देखो लाइट वेव है पर पार्टिकल भी है। इसी को ड्यूल नेचर बोलते हैं, रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें देखनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन आप सबको पता ही है, जो मेटल्स हैं जितने भी वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, इसीलिए करंट को फ्लो कर सकते हैं। तो हम मेन चीज़ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है वर्क फंक्शन। क्या आती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। याद है किसी को वर्क फंक्शन के बारे में? कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को उसको बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल सही। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जिसको लेकर वो किसी भी सरफेस या किसी भी एटम को छोड़ के बाहर आ जाए। समझ में आया? तो किसी भी मेटल के सरफेस के लिए उस मेटल का वर्क फंक्शन वो होगा जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए उस पर्टिकुलर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट कराने के लिए। दैट इज नॉन एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है,
minimum amount of energy required to emit an electron from मेटल सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये यहाँ के केस में है। और ये डायरेक्ट किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि अब हम जब पार्टिकल मान चुके हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हम न्यू से डिपेंड करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। तो प्लांक में आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच है प्लांक्स कॉन्स्टेंट, यहाँ E एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी। और ये डायरेक्ट किससे लिंक कर रहा है? फ्रीक्वेंसी से। किससे? फ्रीक्वेंसी से। समझ में आया? तो वो फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी निकाल पाएगा मेटल में से उस इलेक्ट्रॉन को, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा। समझ में आया? तो यही है वो वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी। और इसको हम फाई नोट से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई नोट। सही है? दिस इज द वर्क फंक्शन। और अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हमारे वर्क फंक्शन है। सबसे कम वर्क फंक्शन जो है वो सीजियम के लिए है। सीजियम इसका होता है तुम्हारा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। वर्क फंक्शन को किस में नाप रहे हैं? इट इज मीजर्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का सबसे कम है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लेटिनम का मैक्सिमम है। कितना है? 5 पॉइंट समथिंग है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो ये इनके वर्क फंक्शन है। क्लियर? तो देखो, अगर कोई ऐसी लाइट की वेव है, ठीक है, जिसके पास कम एनर्जी है, तो वो सीजियम से तो निकाल देगी। ठीक है? मतलब अगर उसके पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है तो इससे तो बाहर निकाल देगा, और अगर इससे कम करता है तो नहीं कर पाएगा। यानी मतलब मिनिमम ये है कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी लाइट की वेव आ रही है हमारे पास, उसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है? और क्योंकि सीजियम का सबसे कम है तो लगभग सीजियम सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एमिट करता है। तो प्रैक्टिकल पर्पज में हम अधिकतर एक लोअर वर्क फंक्शन वाला मेटल जो है लेते हैं एज कंपेयर टू हायर वर्क फंक्शन, क्योंकि वो जल्दी से एमिट कर देगा। ठीक है? इसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन की अगर हम बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है ये मैंने अभी तुम्हें बताया है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? क्या होता है बताओ? अभी तो जस्ट अभी बताया मैंने, अभी बताया ना, एमिट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? इलेक्ट्रॉन एमिशन एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करना, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। इसके 4-5 तरह के एमिशन होते हैं। तो क्या है? एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। बस इतना ही लिख लो, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। और ये कितनी तरह का होता है? ठीक है? तो सबसे पहला इसमें जो टाइप होता है वो होता है तुम्हारा थर्मल एमिशन। क्या होता है?
थर्मल एमिशन या थर्मो आयोनिक एमिशन। अब इसका नाम खुद बता रहा है थर्मो, थर्मो किसको रेफर कर रहा है? हीट को। यानी एक मेटल का सरफेस लो, ये मेटल लो, उसको हीट करो, हीट होने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करने लगेगा, एमिट करने लगेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मो आयोनिक एमिशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है एमिशन, तो बाय हीटिंग अ मेटल सरफेस, बाय हीटिंग अ मेटल सरफेस, इसको हम क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थर्मो आयोनिक एमिशन। दूसरा आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? तो अभी मैंने बताया फोटो किसको रेफर कर रहा है? फोटोन को। फोटो किसको रेफर कर रहा है? फोटोन। और फोटोन क्या है? लाइट पार्टिकल। तो एक मेटल का सरफेस है, उस पर हमने कोई लाइट इंसिडेंट करी, वो लाइट कैसी भी लाइट हो सकती है, आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम वाली हो सकती है, आपकी अल्ट्रावायलेट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब हम लाइट उस सरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, उस लाइट से वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? एमिट कर देगा। इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट को हम मतलब फोटोन मानते हैं, तो इसी को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसके क्या है? बाय लाइट रे को इंसिडेंट करें किसी मेटल के सरफेस पर, इसे हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके बाद है आपका तीसरा, और वो है सेकेंडरी एमिशन। क्या है? सेकेंडरी एमिशन। देखो सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? सपोज करो ये एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, ठीक, ये एक मेटल की प्लेट है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने एक हाई वेलोसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है जो बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहा है, इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसको इस पर स्ट्राइक करा दिया, तो ये करेगा क्या? यहाँ पर जाकर सपोज करो इससे टकराया, तो इसकी एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई? इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी क्या करा? एनर्जी गेन कर ली, वो अपने आसपास वाले और इलेक्ट्रॉन से जो है टकराएगा। ऐसे देखते देखते बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोवाइड हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरे मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है बाहर। इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमिशन। सही है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विद हाई काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक टू अ मेटल सरफेस और अ प्लेट, सही है, इट विल इजेक्ट सम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्लेट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। ओके, इसी हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। और इसके बाद आपका आता है फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। और डी है आपका फील्ड एमिशन। अब ये फील्ड एमिशन क्या है? फील्ड एमिशन क्या है? तो देखो सपोज करो हम एक प्लेट ले रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रख रहे हैं, यानी कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे सपोज करो हमने एक प्लेट ली, ठीक है, और इसके दोनों तरफ एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट किया, दूसरी तरफ नेगेटिव क्रिएट किया। ये क्या करेगा? इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव वाले उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या कर देते हैं? बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया?
जब किसी भी मेटल सरफेस को या किसी पर्टिकुलर मेटल को एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर क्रिएट है उसके बीच में अगर हम रख दें, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, बाहर एमिट करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोल रहा है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो ये हमारे पास 4 तरह के तरीके थे जिससे हम एमिशन क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी सरफेस से मेटल को क्या कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है आपका। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाला जो आपका प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर कोई पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि जब किसी मेटल सरफेस को किसी पर्टिकुलर बीम में, पर्टिकुलर लाइट बीम में रखते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सपोज करो ये हमारी एक मेटल सरफेस है, चलो इसी ऐसे ही रहने दो, इसको हमने एक लाइट बीम में रखा, इसकी एनर्जी लेके इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है